लोगों ने जो भी बातें करी थी, हमने आपसे कहा था कि एक हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करा था। हमने कहा था यहाँ पर बच्चों क्या होता है, n बराबर 1, फिर n बराबर क्या होता है 2, फिर n इक्वल टू क्या होता है 3, ठीक है। और ऐसे ये बढ़ते रहते हैं, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, ठीक है। इस टाइप से ये चलते रहते हैं, ठीक है। ये रहते। अब इसमें अगर हम लोगों ने बात करी थी, अगर मैं तुमसे बात करूं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब है कि जैसे मान लो कोई मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4th ऑर्बिट में है। अब 4th ऑर्बिट से इसे कहां पर आना है, ग्राउंड स्टेट पर आना है। अगर 4th से इसे ग्राउंड स्टेट पर आना है तो देखो ये कितने ऑर्बिट से होकर आ सकता है, ये कितने तरीके से ये आ सकता है, ठीक है। तो एक तो ये आ सकता है कि 4 से डायरेक्ट किस में आए, 1 में आए, या फिर क्या है 4 से कहां आए, 3 में आए, 3 से कहां आए 2 में, 2 से कहां आए 1 में आए, या फिर 4 से डायरेक्ट कहां आए 4 से डायरेक्ट 2 में आए, 4 से डायरेक्ट 2 में आए 2 में, या फिर क्या है सर जी यहां से यहां तक आ गया, यहां से डायरेक्ट कहां आए यहां पर, ठीक है। तो एक बात है, तुम चौथी 1 2 3 4 तुम 4th सीढ़ी पे हो, सीढ़ी होती है ना जीना वाली होती है हमारी, 1 2 3 4। अब 4 से तुम्हें यहां आना है तो कितने तरीके आने के, या तो तुमने यहां से जंप मारी डायरेक्ट यहां आ गए, या तुम पहले यहां आए फिर यहां आए फिर यहां आए, या तो तुम यहां से यहां आए फिर यहां से सेकंड से फर्स्ट में आए, या फिर तुम 4th से 3rd में आए, 3rd से कहां आए। तो ये जो लाइन है इन्हें बोलते हैं हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन, इन्हें बोलेंगे हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन। अब सर जी ये लाइन का मतलब क्या है, इन लाइन का मतलब है कि जितना जितना आएगा उतनी ही तो वेवलेंथ, उतनी ही टाइप की तो वेवलेंथ निकलेंगी। देखो यहाँ एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम, यहाँ एनर्जी सबसे कम तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो उतनी प्रकार की तो वेवलेंथ निकलेंगी। अब अगर मैं ये गिनूं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। अगर तुमसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछ लिया जाए कि बताओ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी, तो तुम क्या बोलोगे, कितनी है सर 6, कितनी है 6। अब सर चलो यहाँ पर तो तुमने बना के निकाल दिया, इसमें सर 4 से 1 में आ रहा है तो इतने इतनी इतनी होगी। अब तुमसे अगर कह दिया जाए बताओ 8 से आ रहे हैं हम लोग, कहाँ आ रहे हैं 8 से 1 में आ रहे हैं, तो और कठिन हो जाएगा। तो इनको निकालने का एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का एक फार्मूला है, वो है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बटे 2। क्या फार्मूला है, n2 माइनस n1 गुणा n2 माइनस n1 प्लस 1 बटे 2। अब यहां पर देखो सर, यहां पर मैं 4 से किस में आ रहा था 1 में, अगर मैं 4 से 1 में आ रहा था तो सर 4 माइनस 1, 4 से किस में आया 1 में, तो 4 माइनस 1, यहां पर 4 माइनस 1 प्लस 1 बटे सर यहाँ ये कट गया, यहाँ कितने बचे 3, यहाँ कितने हैं बटे, तो कितना आया, कितनी आई 6 आई। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6। देखो कुछ किताबों में क्वेश्चन फार्मूला दिया होता है n प्लस 1 बटे 2, वो तब होता है, वो कुछ जगह गलत हो जाता है। जैसे कैसे, अगर मैं ये कहता तुम 6 से 2 में आ रहे हो, 6 से किस में आ रहे हो 2 में, तो वो फार्मूला गलत हो जाता है। तुम लोगों को सिर्फ फार्मूला एक ही याद करना है, बस ये याद करना है। अगर मैं तुमसे कहूं अगर मेरे 6 से 2 में आऊंगा, 6 से किस में आऊंगा 2 में, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो जाएंगी, 6 से 2 में आऊंगा तो टेंशन किस बात की सर, 6 माइनस 2 बोलो, 6 माइनस 2 प्लस 1 बटे यहाँ कितना बचा बच्चों 4, यहाँ पर कितना बचा 5 बाई 2, कितनी होंगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 10, कितनी होंगी 10। अब तुमसे कोई सा पूछा जाए, तुमसे कहा जाए बताओ 10 से 2 में आएंगे तब भी कर दोगे, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन होंगी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए ये फार्मूला होता है n2 माइनस n1 ब्रैकेट में n2 माइनस n1 प्लस 1 बटे 2। ये फार्मूला तुमको याद करना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है।
और यही याद करना है, जो दूसरा फार्मूला है n+1/2 वाला, वो याद नहीं करना है, ठीक। वो कभी कभी गलत हो जाता है। और गलत कब होता है? अगर वो फार्मूला तब सही होता है जब कहीं से भी तुम आओ और 1 पे आओ, तो वो फार्मूला सही होगा, ठीक है। और अगर तुम कहीं से भी आ रहे हो, n2 पर आओ, मतलब जैसे 6 से 2 में आऊं, गलत हो जाएगा, 6 से 4 में आऊं, गलत हो जाएगा, ठीक है। वो फार्मूला तब गलत हो जाता है। तो ये इतना उतारो, स्पेक्ट्रल एंगल। ऑप्शन ऑफ एक्सरे, सर इसमें क्या है, देखो ऐसा है, तुम्हें पता है एक्सरे की भेदन करने की क्षमता, यानी कि एक्सरे की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो क्या होती है? हाई होती है। लेकिन किससे कम होती है? गामा रेज से। गामा रेज से भेदन करने की क्षमता या पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। यानी कि ये भेद सकती है, लेकिन ये किसे नहीं भेद सकती है? बोन्स को नहीं भेद सकती, ठीक है। किसी भी मेटल को नहीं भेद सकती, ठीक। लेकिन अगर तुम कहोगे गिलास को भेदते हुए चली जाएगी, ठीक है। हमारी जो मांस है, मांस को भी भेदती हुई चली जाएगी, लेकिन बोन्स को नहीं भेद पाती। तो मैंने एक कोई मटेरियल रख दिया जिसकी थिकनेस क्या थी? टी थी। अगर मैंने यहां से एक्सरे पास करी, जो एक्सरे पास हो रही थी उससे पहले इसकी इंटेंसिटी क्या है? I0। जब एक्सरे इससे पास हुई तो उसकी इंटेंसिटी कुछ कम बची होगी, पहले से कुछ कम बची होगी, ठीक है। अगर मैं कहूं यहां पर उसकी इंटेंसिटी कितनी बचती है, तो I = I0 e⁻⁻μt ये बचती है। सर म्यू क्या है? म्यू है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ मेटल, या कोई भी मेटल है उसका, ठीक है, या ऑब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ मेटल, कोई भी मेटल के कोफिशिएंट है। टी क्या है सर? थिकनेस। टी है तुम्हारी थिकनेस, है कि उसकी मोटाई कितनी है। ये फार्मूला तुमको याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर नीट में पूछा जाएगा तो खाली यही पूछा जाएगा कि बताओ टी थिकनेस से कोई मटेरियल है और म्यू इसका क्या है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। तो बताओ कि फार्मूला तुम्हारे जो इंटेंसिटी जो बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी एक्सरे की कितनी हो जाएगी? तो I = I0 e⁻⁻μt। इसके बाद में एक लास्ट है वो है ब्रैग्स लॉ, ठीक है। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रैग्स लॉ। देखो ब्रैग्स लॉ क्या कहता है? ब्रैग्स लॉ कहता है कि हमारे पास में कोई भी मटेरियल होता है, तुम्हें पता है अगर कोई मटेरियल है सर, तो उस मटेरियल के न्यूक्लियस होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस होते हैं। सर अगर इन दोनों के बीच की दूरी, दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी स्मॉल d है, तो कोई भी अगर एक्सरे आती है, कोई भी अगर एक्सरे आएगी, तो कुछ एक्सरे जैसे ही आई वैसे ही क्या होगी सर? बाहरी सरफेस पर पड़ के क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। कुछ जो रेस थी वो अंदर आई, अंदर आके पड़ी और फिर वापस रिफ्लेक्ट हुई सेकेंड उससे। एक तो पहले से हो गई, एक किससे हुई? सेकेंड से हुई, ठीक है। अब बताओ सर इन दोनों की जो ये दूरी है, ये वाली दूरी, ये डिस्टेंस क्या है सर? d। ये डिस्टेंस क्या है? d। जो ये आई थी, इंसिडेंट हुई थी, वो मैंने एंगल क्या मान लिया सर? थीटा। ये दोनों के बीच की दूरी देखो क्या है? d है। तो ये मैंने दूरी क्या ली है? d। अगर मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालूं और ऐसे ही यहां पर क्या डाला? परपेंडिकुलर, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये भी क्या होगी सर? d sin थीटा। ये डिस्टेंस क्या होगी? d sin थीटा। इधर वाली भी d sin थीटा और इधर वाली भी क्या होगी? d sin थीटा। तो अगर मैं इनमें पाथ डिफरेंस देखूं, पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा 2d sin थीटा, और जो किसके बराबर होता था? n लैम्डा। 2d sin थीटा और जो किसके बराबर होता था बच्चों? n लैम्डा के। जहां n किसके बराबर होता था? 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। एक बार इस ब्रैग्स लॉ को दोबारा देखना। ब्रैग्स लॉ में यह कहा जाता है कि मेरे पास में देखो न्यूक्लियस, ये सारे न्यूक्लियस है, ठीक है। कोई एटम है, एटम में क्या होगा? न्यूक्लियस छोटा सा होता है, उसके चारों ओर वो एटम होता है, ठीक है। अब मैंने कहा कोई भी मेरे पास में एक्सरे आई, ये कौन सी रे आई? एक्सरे। अगर कोई एक्सरे आएगी, तो एक्सरे जिस एंगल पर नॉर्मल से पड़ेगी, नॉर्मल मतलब उस सरफेस का लंब
उस सरफेस का लंब, उस सरफेस का परपेंडिकुलर ही क्या कहलाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल जिस एंगल पर पड़ेगी वो क्या हो गया, थीटा, उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। यानी कि सर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा, थीटा हो गया। अब मैंने कहा अब ये रेस कहां गई, देखो सब कुछ आई और कुछ चलेगी, आई और तुरंत ही क्या होगी, ऊपर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन कुछ रेस क्या होगी, अंदर भी जाएगी, अंदर जाएगी तो यहां पर पड़ने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो यहां पड़ने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होगी। अब मैं कहूं तुमसे, जरा सोचने की बात है, सर ये रेस जो आ रही थी, ये रेस जो अंदर आई और एक ऐसे करके ऐसे कहां चलेगी, बाहर चलेगी, तो इनके अंदर आने से कुछ ना कुछ क्या हुआ, पाथ का डिफरेंस, मतलब पाथ में अंतर आया। तो पाथ में कितना अंतर आता है, ये अंतर क्या होगा, यहां से तुम्हें डालना पड़ेगा परपेंडिकुलर। अगर यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये क्या आता है, डी साइन थीटा। जितना इधर आता है उतना ही इधर आता है, उतना ही इधर आता है। तो ये दोनों क्या हो गए तुम्हारे, डी साइन थीटा, और इधर भी क्या हो गया, डी साइन थीटा, क्या हो गया, डी साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो पाथ डिफरेंस हुआ, तो डी साइन थीटा इधर का, डी साइन थीटा इधर का, टोटल क्या हुआ, 2d साइन थीटा, जो किसके बराबर है, n लैम्डा के। बस खाली आपको यही याद रखना है कि पाथ डिफरेंस ब्रैकेट लॉ में क्या होता है, 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, जहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 ये सब हो जाएगी। ठीक है, बस यहां पर तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।